नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है यूनिट 5 का जल मंडल के अंतर्गत समुद्री जल का तापमान। सामान्य परिचय में अगर हम देखें तो जिस प्रकार स्थल और वायु सूर्य का ताप ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जल भी है वह सूर्य से ताप ग्रहण करता है। स्थल और जल द्वारा सूर्य से प्राप्त यह ताप वनस्पति और प्राणी जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही महासागरीय जल का तापमान न केवल महासागरों में उगने वाली वनस्पति तथा वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, बल्कि जो तटवर्ती भागों की जलवायु है उसको भी महासागरों का तापमान प्रभावित करता है। इसी कारण से महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। तो महासागरीय जल के तापमान का वितरण समझने के लिए आइए हम कुछ कारण पढ़ते हैं। संसार के सभी सागरों महासागरों के जल का तापमान एक समान नहीं पाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर समुद्री जल का तापमान अलग अलग होता है। समुद्री जल के तापमान की असमानता पर स्थानीय और सामयिक प्रभाव भी पड़ता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, समुद्री जल का तापमान जो है वह कम होता रहता है। और साथ ही समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, यानी समुद्र की सतह का जो भाग है, ऊपरी सतह का भाग है, वह तो रहेगा गर्म, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी। इस प्रकार महासागरीय जल के तापमान के वितरण में क्षैतिज और लंबवत दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। सही मायने में अगर देखा जाए तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है अक्षांश। महासागरीय जल की ऊपरी सतह का तापमान अक्षांतर के अनुसार बदल जाता है। भूमध्य रेखा के पास में ऊपरी सतह का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तापमान जो है वह कम होता रहता है। तापमान का औसत 45 डिग्री अक्षांतर के समीप 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और ध्रुवों के समीप 29 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ध्रुवों के समीप जाने पर तापमान के इतने कम होने पर भी लवणता के कारण जल जो है वह नहीं जमता, यानी तापमान कम होने से वैसे तो जम जाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना अधिक खारापन होता है कि वह पानी जमता नहीं है। इतना अधिक विभेद नहीं पाया जाता है जैसा कि वायु के तापमान में पाया जाता है, क्योंकि जल में ताप के अवशोषण की शक्ति सबसे अधिक होती है। जल देरी से गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है। महासागरीय जल की यह विशेषता वायुमंडल के तापमान में अधिक विषमता नहीं होने देती है और वह संतुलन बनाए रखती है। दूसरा है प्रचलित पवन। जब प्रचलित पवनें नियमित रूप से स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो वे तट के समीप समुद्र की ऊपरी उष्ण जल राशि को अपने साथ ले जाती है, और इसकी पूर्ति के लिए जो समुद्र के अंदर का जो ठंडा पानी होता है वह वापस जल के ऊपर आता है और समुद्र तल ठंडा रहता है। इसके विपरीत यदि प्रचलित पवन की दिशा समुद्र से स्थल की ओर हुई तो समुद्र तट पर उष्ण जल राशि एकत्रित हो जाती है और समुद्र का तापमान ऊंचा बना रहता है। सन्मार्गी पवनों की पेटी में समुद्रों के पूर्वी भागों में तापमान ठंडे जल के ऊपर उठने के कारण कम रहते हैं। साथ ही पीरू का तट भी सदैव ठंडा ही रहता है। पूर्वी तट पर ब्राज़ील के समीप हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिससे ब्राज़ील का तट जो है वह गर्म रहता है। तीसरा है धाराओं का प्रभाव। महासागरीय धाराएं जो हैं वह भी जल के तापमान को प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं हमेशा गर्म होती है, इसलिए ये धाराएं अपने साथ गर्म प्रभाव ले जाती है। और उत्तरी अंध महासागर में चलने वाली गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी सागर के तापमान को तथा प्रशांत महासागर में चलने वाली क्यूरोसिवा की धारा अलास्का सागर के तापमान को बढ़ा देती है। इसके विपरीत ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं होती हैं वह धाराएं होती है वह ठंडी होती है, उनका प्रवाह शीतल होता है। जैसे कि लेब्राडोर की धारा जो है वह कनाडा के पूर्वी तट को और क्यूराइल की ठंडी धारा साइबेरिया के पूर्वी तट का तापमान घटा देती है। इसी तरह चौथा है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव भी
महासागर के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। खुले महासागरों की अपेक्षा स्थल से घिरे छोटे समुद्रों के तापमान पर समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव पड़ता है। स्थल से घिरे हुए समुद्रों का तापमान खुले महासागरों की अपेक्षा उष्ण कटिबंध में अधिक और शीत कटिबंध में कम रहता है। भूमध्य रेखा के समीप खुले हुए महासागरों का औसत तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, परंतु स्थल से घिरे हुए लाल सागर का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और फारस की खाड़ी का तापमान 94 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में उत्तरी सागर वर्ष भर खुला रहता है, परंतु बाल्टिक सागर जाड़ों में जम जाता है। पांचवा है जल और स्थल का वितरण। उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि स्थल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, तो इस कारण से तापमान के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। स्थल की अधिकता से उत्तरी गोलार्ध के महासागर और सागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के तापमान से अधिक रहता है। छठा है ऋतु परिवर्तन। सामान्यतः पृथ्वी के अधिकांश भागों में सूर्य की किरणों का झुकाव वर्ष के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। फलस्वरूप महासागरों के जल का तापमान भी ऋतुओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में महासागरीय जल का तापमान अधिक रहता है, जबकि जाड़ों में तापमान कम हो जाता है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात आदि भी सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। सातवां है समुद्र जल की लवणता। समुद्र जल के खारेपन के कारण जल के अंदर जो संवहन क्रिया है वह अधिक गहराई तक नहीं हो पाती, इसलिए समुद्री जल के ऊपरी सतह का तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा हो जाता है। कर्क और मकर रेखाओं के निकट लवणता की अधिकता के कारण ही समुद्री जल की ऊपरी सतह का तापमान ऊंचा रहता है। आठवां जो कारण है वह है समुद्रों की गहराई। समुद्रों में गहराई बढ़ने के साथ साथ न केवल पानी की मात्रा बढ़ती है, बल्कि गहराई के साथ साथ सूर्य का प्रकाश और ताप की मात्रा भी घट जाती है। इसलिए छोटे तथा कम गहरे समुद्रों एवं विशाल गहरे महासागरों के जल के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। फिर है समुद्रों की स्थिति और आकार। समुद्रों की स्थिति और आकार का सागरीय तापमान के वितरण में बहुत बड़ा महत्व है। निम्न अक्षांशों में स्थित सागरों का तापमान उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी प्रकार निम्न अक्षांशों में स्थल से घिरे हुए सागरों का तापमान खुले सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। उच्च अक्षांशों में इसके विपरीत यह स्थिति होती है। अन्य प्रभावों में अगर हम देखें तो सागर सतह के तापमान में भिन्नता अनेक स्थानीय कारणों से भी पाई जाती है, जैसे अंतःसागरीय कटक के कारण उसके दोनों ओर के तापमान में पर्याप्त भिन्नता होती है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे मेघाच्छादकता, वर्षा, वायु की गति, तूफान, चक्रवात सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार सागर जल में बहने वाले हिमशैल और हिम राशियाँ भी उसके तापमान को प्रभावित करते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय जल का तापमान का लंबवत वितरण। कल के वीडियो में हम महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिजीय वितरण पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।